ओके, चलिए फिर शुरुआत करेंगे ट्रेड की। और देखें अगर आप मार्केट में, तो आज एक बहुत ही क्यूरियस काइंड ऑफ डे है। क्यूरियस मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि आज बाजार की चाल को समझना बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है। आज मार्केट के पास सब कुछ था जो मार्केट के पास होना चाहिए था चलने के लिए, लेकिन उसके बाद भी मार्केट चला नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि मार्केट पहले ही चल चुका था, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा एक फैक्टर्स थे। और आज हम खुले भी उस रेजिस्टेंस जोन में जिसकी हमने बात की थी श्रेया, 24,650 से 700 पर, वो सेल जोन भी था। इनफैक्ट आएंगे उस पर कुछ देर में। कैश का कन्फ्यूजन था, उससे भी फ़र्क है क्योंकि आपको थोड़े भाव अलग अलग दिखेंगे। कैश का भाव अलग दिखेगा, फ्यूचर का भाव अलग दिखेगा। और निफ्टी, बैंक निफ्टी अगेन उतना नीचे नहीं है जितना दिखा रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी तो ऊपर है अगर आप देखेंगे तो। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो 60-65 पॉइंट ऊपर ही है। हाँ, ये जरूर है कि गैप अप, टेक्निकली आज एक गैप अप हुआ जो फेल हुआ, क्योंकि जो फ्यूचर्स का लेवल था उसके हिसाब से आज जाएंगे तो आज करीब 200 पॉइंट का गैप अप हुआ, जो अब सिर्फ 50-60 पॉइंट रह गया है बेसिकली। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स के रेट देखें, कैश के रेट ना देखें, ये एक चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़, आज बाजार में कोई बड़ा सेक्टोरल ट्रेंड नहीं है। एक दो सेक्टोरल थीम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा सेक्टोरल मूव्स नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे आज सुबह हमने हिंदुस्तान जिंक की बात की थी, ये अच्छा चल रहा है आज, यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। ओएनजीसी की हमने बात की थी कि यहाँ पर आज शायद अच्छे नतीजों पर इनफैक्ट आपको एक शॉर्ट करने का मौका होगा, वो अच्छा उस हिसाब से प्ले आउट हुआ है। आई थिंक थोड़ा नायका कंप्लीटली अगेंस्ट पड़ा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुकाबले, वहाँ उस तरीके के मूव्स नहीं आए। ऑटोज, रियल एस्टेट, यहाँ पर वैसे भी हमारा काफ़ी पॉजिटिव, एनबीएफसीज काफ़ी पॉजिटिव व्यू था, यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले। तो ये दो तीन सेक्टर हैं जो थोड़ा सा फिर भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्लियरली थोड़ा सा हायर लेवल पर रेजिस्टेंस है, ये भी आज मार्केट में साफ हो गया। 24,650 के करीब करीब मान के चले, अब निफ्टी पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। राइट तो मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन तो है ही। आज 340 पर फिर कैसे क्लोजिंग होगी उस पर तो नजरें रहेंगी कि 2 दिन का हमने केओस देखा है मार्केट में, लेकिन मार्केट में थोड़ा प्रेशर। इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने जिक्र की, ब्रेथ अच्छी रही आज मार्केट की और स्टॉक स्पेसिफिक मूव काफ़ी अच्छा मिला है इस मार्केट पर। तो सर, जो आपने लेवल बताया था वहीं से शुरुआत करूंगी। 650 700 का आज बिकवाली का जोन दिया था, वहीं से हम घूमे मार्केट में और वहीं से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इनफैक्ट आज का भी हाई उसी के आसपास है। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अब मार्केट में करना क्या है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, क्लोजिंग किसी को समझ नहीं आ रही। 2 दिन का सेशन देख लिया हमने, और दूसरी तरफ स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छा मिल रहा है। तो अभी क्या इंडाइसेस को थोड़ा समझना चाहिए, क्लोजिंग थोड़ी और बेहतर से समझ आए, फिर हम कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी पे ट्रेड ले और स्टॉक स्पेसिफिक ही हो जाना अभी इस मार्केट में बेहतर होगा? नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक तो आप हो जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। स्टॉक्स में भी तो एंड में थोड़े से कंफ्यूजन आ ही रहे हैं ना। हाँ। 340 करीब आकर, तो देखिए श्रेया, मेरा मानना ये है कि 24,650 से 24,700 वैसे आज सुबह हमारा सेल जोन था। आज सुबह हमने ट्रेड के हिसाब से सिर्फ इसकी बात की थी कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिले आपको तो सेल करिए 24,800 के स्टॉप के साथ। हालांकि मेरा व्यू अभी भी यही है, वहाँ से रिजेक्शन आया, वहाँ से आप स्लिप हो गए, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेड थी जो प्ले आउट हुई है। अभी भी हम 24,350 के ऊपर हैं, और जब तक हम 24,350 के ऊपर हैं, मार्केट का बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। और जब अगर बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है तो उसमें जो आपका लॉजिकल टारगेट होता है वो हिट होना चाहिए। तो 24,800 इस मूव में हमारा लॉजिकल टारगेट है पोजिशनली, उसमें चेंज नहीं है। ये जो आज ट्रेड थी, ये इंटरडे की ट्रेड थी कि इंटरडे में आप अगर इसको रिजेक्शन देखेंगे तो एक बार के लिए आप वापस नीचे आ सकते हैं। तो वो व्यू इंटैक्ट था, वो व्यू अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, एक और दिक्कत हुई है कैश की वजह से। क्या हुआ है ना, कैश की वजह से टेक्निकल चार्ट पर फर्क पड़ा है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स बनाकर उसके बाद उसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट का यूज़ करते हैं, कुछ लोग 1 घंटा का यूज़ करते हैं, कुछ लोग 2 घंटे का यूज़ करते हैं। लेकिन इससे हुआ क्या है, कल की आखिरी कैंडल और आज सुबह की पहली कैंडल, इवेंचुअली मार्केट का जो टेक्सचर है वो ठीक है, मतलब कल का आखिरी जो मूव होगा वो पहले उसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो कैंडल्स है ना उस पर फर्क पड़ता है। तो उसमें फिर आप अगर अपने टाइम फ्रेम से उसको एडजस्ट करेंगे तो उसमें दिक्कत आती है वहाँ पर सारी के सारी, ठीक है। तो और ऐसे में एक और दिक्कत है, काफ़ी वॉल्यूम आपके 3:15 के बाद आते हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट में जो पार्टिसिपेशन होता है वो पहले घंटे में होता है या आखिरी घंटे में होता है, और जो आखिरी घंटे के वॉल्यूम से उनमें एकदम से काफ़ी आगे मुझे लग रहा है कि रिस्क रहेगा आगे जाते हुए थोड़ा सा। तो ये एक और दिक्कत है मार्केट की कि वॉल्यूम पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रहें। वैसे भी एक व्यू हमने कर लिया था कि जब तक थोड़ा कन्फ्यूजन ना दूर हो जाए, थोड़ा सा हम क्लोजिंग स्ट्रैटेजी
नहीं ही लेंगे या न्यूट्रली रखेंगे, है ना, तो वो अभी भी ठीक है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव्स हैं, और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप लार्ज कैप आईटी देखिए, आप टीसीएस देखिए, आप इन्फोसिस देखिए, आप आज एचसीएल टेक देखिए, आप पूरा का पूरा निफ्टी आईटी देखिए, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये एक स्पेस है जिस पर मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर उछाल में आप अपने प्रॉफिट कन्वर्ट करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव आ चुका है। इसमें हमने एग्जैक्ट ऑलमोस्ट बॉटम से एक मूव प्ले किया था, 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली मिल चुकी है इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश ना लें और चाहे तो प्रॉफिट बुक करें या स्टॉप लॉस ट्रेल करें। ये हमने आज सुबह एक आईटी पे भी लिया था, तो वो प्ले आउट हो रहा है। और इसके अलावा मेटल्स, आई थिंक ये एक और स्पेस थी, मेटल्स और पीएसयू बैंक्स। आज सुबह पीएसयू बैंक्स की भी हमने बात की थी कि पीएसयू बैंक्स भी थोड़े से अब अच्छे लग रहे हैं, तो मेटल्स और पीएसयू बैंक्स यहाँ फिर भी ठीक ठाक मूव आए हैं। आई थिंक वो एज इट इज़ इंटैक्ट है। जहाँ तक निफ्टी की बात है, लेवल्स में 24,350 से 24,400 ये आपका निफ्टी पर सपोर्ट जोन है, थोड़ा नीचे है आई एम श्योर। और रेजिस्टेंस तो आज वेल डॉक्यूमेंट हो गई है, आज का हाई 24,650 से 24,700। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 57,000 से 57,200 ये आपका सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, और थोड़ा सा चाहे तो 57,400 कर लें उसको, 200 डे मूविंग एवरेज। रेजिस्टेंस जो है वो बहुत क्लियर है, 57,800 से 58,000। 57,800 से 58,000 बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस है। आप आई थिंक ये वेल डॉक्यूमेंटेड हो चुका है, क्योंकि हर रैली यहाँ पर आकर टिक वो हो रही है, क्या कहते हैं उसको, फेल हो रही है। और एक बड़ा फैक्टर है उसका एचडीएफसी बैंक। मैं अगर बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक, प्लीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको हर स्टॉक में पैसा बनाना है। ये देखिए, ये एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है, इसका 52 वीक लो 726 का है, आज हम 733 पर आ चुके हैं, 7 ही रुपये दूर रह गए हैं 52 वीक लो से। और 52 वीक लो भी ऐसा नहीं है कि 52 वीक लो है, 52 वीक लो आई थिंक शायद 2 ईयर लो है। तो ये भी एक दिक्कत है एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक के लिए। ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। खैर एनीवे, एक अच्छी चीज़ हमारे साथ ये है कि कच्चा तेल अभी भी हमारे कंफर्ट जोन में है। भले ही सुबह जो 78 वाला था वो अब वापस 80 पर आ गया है, लेकिन है अभी भी हमारे कंफर्ट जोन में। हाँ, लेकिन 78 वाला अगर 75 हो जाता तो और ज़्यादा अच्छा रहता है ना। इंडिया विक्स हल्का सा ऊपर आया है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है इंडिया विक्स में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, पुट कॉल रेशियो कोलैप्स हो गया है, 0.84 पर आ गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2 दिन पहले हम 1.4 पर थे, अब हम 0.84 पर आ चुके हैं। चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ से मूव्स आ रहे हैं। वीरू बताइए। बिल्कुल अनुज, पहला बास्केट जो मैं पिक करूंगा दैट्स मेटल्स, जेएसडब्ल्यू स्टील। हालांकि हिंडाल को पिक करता है, इसको हिंदुस्तान जिंक को पिक करता है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी बड़े मूव आ चुके हैं उसमें। बट यहाँ पे मैं पिक कर रहा हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील। अब ये स्टॉक, हालांकि ये भी इस वक्त डे हाई पे है, बट मोर स्पेशली कर क्या रहा है, 1319, 1320, 1318 क्या है ये है जून 1 और 2 वीक के स्विंग हाई। बट जिस प्रकार का ओआई प्लेस्ड है और जिस प्रकार से आप देखिए कॉल्स के बिहेवियर है हाई स्ट्राइक के, प्लीज़ ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। एक अच्छे राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट के कगार पे जेएसडब्ल्यू स्टील, और पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो एक एडवांटेज ये भी है, नॉट इन आइसोलेशन। आपकी स्क्रीन पे करीब 5.5 लाख शेयरों की लोडिंग यहाँ पे हुई है, एक मेटल। उसके बाद एनबीएफसीज में श्रीराम फाइनेंस, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग, 2.5% ऊपर है, ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, जुलाई 2025 से लेके ऑलमोस्ट 26 तक के बीच में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, वेल सपोर्टेड बाय ओआई, 2.5% का बिल्डअप, करीब 7.25 लाख शेयरों की लोडिंग यहाँ पे हुई है, और करीब 1109 के स्तर पे एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट के कगार पे। और एक लास्ट स्टॉक जो यहाँ पे पिक करूंगा मैं यहाँ पर, वो है ऑरो फार्मा, करीब 1611 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। ये भी इस पे जो फ्लैग का जो ब्रेकआउट रेशियो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है फ्लैग पे ये। और एक बार ये 1600 के ऊपर टिकता हुआ अच्छी लोडिंग यहाँ पे भी हुई है, 4 लाख शेयर का बिल्डअप यहाँ पे। तो ये थे 3 स्टॉक्स। पर अनुज, मेरा प्रश्न ये होगा, आज सुबह सुबह जब हमने लक्ष्मण जी से बात करी और सेबी का जो रुख निकल के आया, उसके बाद अब कैश इज अ पार्ट ऑफ अ मार्केट लाइफ, अब इसी के साथ चलना पड़ेगा आगे, आपको लगता है? और अपनी इंडेक्स ट्रेडिंग को इसके साथ बिठाना पड़ेगा तालमेल, आपको लग क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो जो आज सुबह लक्ष्मण जी ने स्टोरी ब्रेक की थी, सिंस आपने सवाल पूछा है, तो इस पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कैश इज़ हेयर टू स्टे, ठीक है ना। वो यहाँ पे अभी रहने वाला है, और ऑब्वियसली सेबी चाहता है कि थोड़ा सा अब एक्सचेंजेस जो हैं वो पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, और जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे 3.25 के बाद वो और वॉल्यूम आएंगे, उसके बाद ये जो चीज़ है ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी करके, और कोई बुराई नहीं है। एंड आई एम श्योर कि देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अगर एक्सचेंज रेगुलेटर ने कुछ सोचकर एक डिसीजन लिया है, तो आई एम श्योर कि उस डिसीजन के अपने मेरिट्स होंगे, इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है।
और आई थिंक वैसे भी सेबी को तो इतनी तो आप सेबी के बारे में कहेंगे कि सेबी का प्राइमरी मोटिव जो रहा है वो रिटेल को कैसे वॉलेटिलिटी से बचाया जाए इसको लेकर के है। इसमें आई थिंक कहीं कंफ्यूजन नहीं है, आई थिंक विरोधाभास कहीं नहीं है। पॉइंट सारा ये है कि इसकी वजह से अगर मार्केट का इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है तो क्या हमें ज़रूरत है एक बार स्टेप बैक करने की, कुछ दिन तक शायद मॉक ट्रेडिंग करके देखने की और उसके बाद देखने की कि इसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। वो एक पॉइंट है आई थिंक, लेकिन ये फैक्ट है कि अब ये रियलिटी है। अब इसीलिए हमने एक क्या व्यू लिया था पिछले 2-3 दिनों से कि आप अपने ऑप्शन पोजीशन को 3:15 बजे निपटा दें। दूसरी बात, उस दिन के ऑप्शंस में गैम्बलिंग ना करें। वो तो वैसे भी मेरा व्यू रहता है, आपको पता ही है। मैं बहुत कम उस वीक के ऑप्शंस की नॉर्मल ट्रेड्स की बात करता हूँ। मेरा नॉर्मली हमेशा भी होता है कि अगले हफ्ते के या मंथ एंड के ऑप्शंस में काम करें सीधा, ठीक है। सॉर्ट होगा ये भी। टीदिंग प्रॉब्लम है, किसी भी नए सिस्टम में टीदिंग प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर भी थोड़ी सी टीदिंग प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। बस ये है कि मैंने जो एक चीज़ कही थी कि इससे ये ना हो जाए कि बहुत कम वॉल्यूम में कैश के एकदम से जो 3.25 से 3.5 के एकदम बहुत कम वॉल्यूम पे प्राइस ऑप्शंस के डिस्टॉर्ट हो जाएं और उससे वापस कहीं वो फिर वो जेन स्ट्रीट वगैरह जैसा वाला मामला ना आ जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो जाए। पहले तो क्या होता था, फिर भी इंडेक्स को मूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। आप ऑप्शन में जब गेम होते थे तब आपको कैश में मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। आजकल तो अगर आप देखेंगे तो कैश के टर्नओवर कितने हैं, हम कितने कैश के टर्नओवर की बात कर रहे हैं। एनएससी का टर्नओवर चलिए फिर भी बीएससी से बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी है कितना कैश का टर्नओवर? आई थिंक 1200-1300 करोड़ के करीब के ओवरऑल टर्नओवर है। इन दैट केस उससे प्राइसेस इतने डिस्टॉर्ट हो रहे हैं अगर कि एक कॉल ऑप्शन 10 रुपये का 100 रुपये हो जाता है या एक पुट ऑप्शन 100 रुपये का 0 हो जाता है। अगर वो है तो वो क्यों हो रहा है, आई थिंक उसको ठीक करने की ज़रूरत है। कैश इन इटसेल्फ खराब नहीं है, ना ही रेगुलेटर की मंशा खराब है, ना ही इसमें किसी को ये है कि ये चीज़ खराब है। लेकिन अगर इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि एक रीजनेबल ट्रेड नहीं हो पा रही है या कुछ लोगों को इसकी वजह से भारी लॉस हो रहा है और कुछ लोग जो सिस्टम को गेम कर पा रहे हैं वो एक ऑलमोस्ट उनको एक लॉटरी लग रही है, चलिए ठीक है, गुड फॉर देम, अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको समझने की ज़रूरत है। तो लेट मी पुट इट दिस वे। खैर एनीवे लेट्स सी, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है, देखते हैं धीरे धीरे आगे। अच्छा एक और चीज़, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब निफ्टी के केस में क्या है, निफ्टी के केस में, एनएससी के केस में तो वॉल्यूम्स फिर भी रिलेटिवली ज़्यादा हैं, बीएससी के कैश के वॉल्यूम्स बहुत कम है। कल क्या होगा, आई थिंक ये एक और टेस्ट होगा, क्योंकि निफ्टी 24,000 का इंडेक्स है, उसमें 24,500, 24,550, 24,600 इस तरीके की कॉल में काम होता है। सेंसेक्स के केस में क्या होगा, अब सेंसेक्स है 78,380 पर सपोज करिए, इसके केस में हो सकता है अगर 1% मूव आए तो सपोज करिए आप 79,500 की भी कॉल एक्टिव हो सकती है, या नीचे 78,200 की भी कॉल एक्टिव हो सकती है। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कल जब हम सेंसेक्स की एक्सपायरी देखेंगे ना, कल वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की बहुत फैसिनेटिंग होने वाली है कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। आई एम श्योर मेरे इतना बोलने के बाद भी बहुत लोग उसमें गैम्बलिंग करेंगे, वो ह्यूमन नेचर है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है किसी को, है ना, वो होगी कल। लेकिन फिर भी इस पर थोड़ी सी नजर रखने की जरूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, कल नजर रहेंगे सर, यहाँ पे तो बहुत ही कंफ्यूजन है। कुछ और